हेलो स्टूडेंट्स, आईआईटी ब्रेन में आपका स्वागत। हम लोग मेंस के पेपर्स पे डिस्कशन कर रहे हैं लगातार कई दिनों से। तो क्वेश्चन नंबर 13 तक हम डिस्कस कर चुके थे। ये पेपर 27 जनवरी की सेकंड शिफ्ट का है जिसको अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। तो 13th के आगे आज डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। ये मैं आपको अपनी नोटबुक दे रहा हूँ, आप इस पे आ जाएं। ये देखिए 13 क्वेश्चन जो हमने लास्ट मीटिंग में कल डिस्कस किया था, यहाँ पर हमने कल का डिस्कशन स्टॉप कर दिया था। आज इसके आगे बढ़ेंगे। तो अगला क्वेश्चन स्क्रीन में आपके सामने है 14th क्वेश्चन। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर दे रहा हूँ ताकि आपको इसको साफ देख पाए। ये है आज का पहला क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन, एक बार पढ़ लें पहले आप लोग, उसके बाद इस पर डिस्कशन करेंगे। ये है क्वेश्चन, मैंने हाईलाइट कर दिया, देखें इसे। लेट gx इक्वल टू 3f(x/3) प्लस f3 माइनस x एंड f डबल डैश x is greater than 0 for all x belongs to 0 to 3. If g is decreasing in 0 to alpha and increasing in alpha to 3, then 8 alpha इज इक्वल टू। कैसे करेंगे समझिए। जो क्वेश्चन दिया सबसे पहले उसको जज करें। फंक्शन का क्वेश्चन है, ठीक ठाक क्वेश्चन है। दो फंक्शन fx और gx को आपस में कनेक्ट करके बनाया गया है। क्या क्या बातें गौर करने की है उन पे आते हैं एक एक करके। सबसे पहले देखिए, एक फंक्शन दिया है जो gx और fx को कनेक्ट कर रहा है। ठीक हो गया, एक इक्वेशन दी है। इससे आगे बढ़ेंगे। डबल डैश x का वैल्यू 0 से ग्रेटर दिया है, यानी क्या बता दिया है कि fx का मिनिमम पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है। इससे पता लग जाता है कि fx का मिनिमा एग्जिस्ट कर रहा है। एक बार याद दिला देता हूं, अगर कोई फंक्शन fx है तो उसका सिंगल डेरिवेटिव 0 से कंपेयर करके वो पॉइंट पता लग जाते हैं जहां पर मैक्सिमम मिनिमा होते हैं। और अगर डबल डैश का वैल्यू पॉजिटिव आ जाए तो कंफर्म हो जाता है कि आप मिनिमा पर हैं। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, इफ, एक मिनट रुकिए, थोड़ा पेन को फिक्स कर लूं, एक बार देख लेते हैं। एफ, बिल्कुल ठीक है। तो इस पे आइए अब जरा सा, क्या है देखिए क्वेश्चन। हमें गिवन है एफ डबल डैश एक्स 0 से ग्रेटर है। तो इस बात से हमें पता लग जाता कि एफ एक्स हैज मिनिमम, मतलब कहीं ना कहीं पर इसके पास मिनिमा है। ठीक है ना, मिनिमा का पता लग गया। अब ये कहता है कि जो फंक्शन g है जिसको f की मदद से बनाया गया है वो 0 से अल्फा के ओपन इंटरवल में तो डिक्रीजिंग है और अल्फा से 3 के इंटरवल में इंक्रीज। और हमने ये भी पढ़ लिया है कि fx के पास मिनिमा भी है। अब एक फंक्शन के पास मिनिमा है और वो 0 से अल्फा तक डिक्रीजिंग है, अल्फा से 3 तक इंक्रीजिंग है, इतनी कंडीशन हमको पता लग। तो अब अगर gx एक डिक्रीजिंग फंक्शन है जो कि f की मदद से बना है और फंक्शन f कह रहा मेरे पास मिनिमा भी है, तो क्या कंडीशन हमको सॉल्व करते समय ध्यान रखनी चाहिए। देखिए, जो पहला स्टेप दिया है उसमें लिखा है g इज डिक्रीजिंग इन 0 टू अल्फा। ठीक है, यानी कि मैं लिख सकता हूं कि g डैश x का वैल्यू नेगेटिव होगा अगर हम 0 से अल्फा के बीच में चेक करेंगे। ध्यान से सुनते जाइएगा बात को। ठीक हो गया। अगर मिनिमा, अगर ये gx एक डिक्रीजिंग फंक्शन है 0 से अल्फा, तो g डैश x 0 से कम होगा 0 से अल्फा के बीच में, और ये इंक्रीजिंग है अल्फा से 3 के बीच में। अल्फा से 3 के बीच में ये इंक्रीजिंग है, तो g डैश x का वैल्यू ग्रेटर होगा अल्फा से 3 के बीच। अब g डैश x इस रेंज में डिक्रीजिंग है, इस रेंज में इंक्रीजिंग है। तो क्लियर सी बात है, अगर ये फंक्शन डिक्रीजिंग बनने के बाद इंक्रीजिंग बना है तो इसका मतलब जिस बाउंड्री वैल्यू अल्फा को ये इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं वहां पर ये क्या कंडीशन देगा, मिनिमा होने की कंडीशन। अब मैं एक बार g डैश x पहले निकाल लेता हूं, फिर बात करते हैं। g डैश x का वैल्यू कैलकुलेट करने पर क्या आ जाएगा, देखें, 3f डैश x अपॉन 3 इंटू 1/3। मैंने क्या किया समझ लीजिए। fx/3 का डिफरेंशिएशन f डैश x/3 और x/3 का डिफरेंशिएशन 1/3 आ जाएगा। ठीक हो गया ना। और आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो फंक्शन है 3 माइनस x, उसका डिफरेंशिएशन f डैश 3 माइनस x और एक -1 और आ जाएगा। जब हम 3 माइनस x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक -1 भी आएगा। तो g डैश x की वैल्यू कुछ इस तरह की है। ठीक है, अब g डैश x को मैं 0 से कंपेयर कर रहा हूं, क्या पता लगाने के लिए, उस पॉइंट के बारे में जानकारी लेने के लिए जहां पर ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नहीं है। एक बार फिर बोलता हूं, अपनी बात समझिएगा। लिखा है कि gx जो है fx की मदद से बना है, f डबल डैश x 0 से बड़ा है। ये फंक्शन 0 से 3 के बीच में हर पॉइंट पर काम करेगा ओपन इंटरवल में, ये भी लिखा। लेकिन आगे लिखता है कि g 0 से अल्फा तक डिक्रीजिंग है लेकिन अल्फा से 3 तक इंक्रीजिंग है। अगर कोई पॉइंट 0 से 3 के ओपन इंटरवल में रह गया तो वो अल्फा है, क्योंकि ये इंटरवल भी अल्फा की तरफ से ओपन है और ये भी ओपन है। इसका मतलब राइटर ने 0 से अल्फा के लिए बताया, अल्फा से 3 के लिए बताया, लेकिन बीच में जो अल्फा है उस पर कुछ नहीं बोला। तो अब मैं इस g डैश x को 0 से कंपेयर करके ये पता लगाने की कोशिश करता हूं कि भाई ये 0 कहां, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए 0 कहां पर है ये पता लगाना है। g डैश x का वैल्यू इतना आ गया है, ठीक है। तो लेट gx इक्वल टू दिस एंड दिस, तो ये हो जाएगा, सॉल्व करके कितना बच जाएगा, देखिए ये हो जाएगा f डैश x/3 इक्वल टू f डैश 3 माइनस x। ध्यान से समझते जाइए बात, क्योंकि मैंने क्या किया समझ ले, ये माइनस वाले टर्म को राइट साइड भेज दिया, प्लस बन गया, और ये टर्म लेफ्ट। ठीक, अब f डैश x/3 f डैश 3 माइनस x के, f डैश x माइनस 3 f डैश 3 माइनस x के इक्वल। तो बड़े आसानी से आप कंपैरिजन करके वैल्यू निकाल सकते हैं। किसकी वैल्यू निकाल पाएंगे आप, x की वैल्यू।
क्योंकि अगर एफ डैश एक्स बाय 3 एफ डैश 3 माइनस एक्स के बराबर है और ये साफ बता रखा है कि मिनिमा केवल एक ही पॉइंट पर आया है और उसके अलावा फंक्शन पहले डिक्रीजिंग था फिर इंक्रीजिंग है ना, तो इन दोनों की बराबरी तभी हो सकती है जब इन वैल्यूज को कंपेयर किया जाए, स्लोप बराबरी है। तो अब इसको सॉल्व करके आप x की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे और x को पहले मैं अल्फा लगा देता हूँ। x को मैं अल्फा क्यों लिख रहा हूँ ये आप समझ गए हैं, क्योंकि ये बराबरी हम केवल अल्फा के लिए कर रहे हैं। अब आप इन दोनों को कंपेयर करके बड़ी आसानी से अल्फा पता लगा लेंगे। अल्फा पता लग जाएगा तो 8 अल्फा की वैल्यू निकाल, ठीक है ना। तो सिंपल क्वेश्चन में गिना जाना चाहिए इसको। हेलो प्रियांशु, तो अब इससे आगे आप खुद कर लेंगे क्योंकि ये दिख रहा है कि ये सिंपली रिजॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें मैं लिख देता हूँ ये फर्स्ट राउंड के लायक क्वेश्चन कंसिडर किया जाएगा और ये क्वेश्चन गिना जाएगा फंक्शन और साथ में इंक्रीजिंग फंक्शन एंड इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। तो एक काम करते हैं, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन ही लिख देते हैं, फंक्शन का टैग हटा देते हैं और ये आपके 12th के सिलेबस से छांटा गया सवाल है, ठीक है ना। और स्टेप्स कम है इसलिए फर्स्ट राउंड का मानूंगा, क्योंकि कुछ करना ही नहीं है। इस पार्ट में डिक्रीजिंग है, इस पार्ट में इंक्रीजिंग है। बाउंड्री अल्फा पर हमने चेक कर लिया, सॉल्व किया, तो बस इसके बाद एक लाइन में सीधे आंसर ही, क्योंकि 4 अल्फा की वैल्यू आप बस इन दोनों को कंपेयर करके आप अल्फा को कैलकुलेट कर लेंगे। छोटा सा स्टेप है खुद, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14th के बाद 15th क्वेश्चन में आते हैं। 15th क्वेश्चन थोड़ा बड़ा दिख रहा है, ये 3D से रिलेटेड है तो लेंदी ही होगा। अब एक बार पूरे स्टेप्स जो है मेन वो मैं बता देता हूँ, जहां मुझे लगेगा कि अब आप इसको खुद ही निपटा लेंगे वहां पर मैं रुक, ठीक है ना। तो 15th कैसे करेंगे देखिए। ओके दास, अच्छा आप NIT से है, ठीक है, बढ़िया, बहुत बढ़िया है। चलिए तो 15th क्वेश्चन में आते हैं एक बार। 15th क्या देखिए, लेट द इमेज ऑफ दिस पॉइंट इन द लाइन दिस बी अल्फा बीटा गामा, देन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट लाई ऑन द लाइन पासिंग थ्रू अल्फा बीटा गामा एंड मेकिंग एंगल 2π/3 and 3π/4 with y axis and z axis respectively एंड एन एक्यूट एंगल विद एक्स एक्सिस। क्या है एक बार समझ ले, जो लिखा है एक बार सारी लाइनों को सेपरेट करके समझते हैं। पहले सबसे पहली कंडीशन दी है, लेट द इमेज ऑफ पॉइंट 107 इन द लाइन बी अल्फा बीटा गामा, ठीक है। इस पॉइंट की इमेज ये है इस लाइन के रिस्पेक्ट में, तो इसका मतलब अल्फा बीटा गामा को सॉल्व करने के लिए रास्ता दे दिया, ठीक हो, रास्ता मिल गया। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट लाई ऑन द लाइन दिस, तो इन चारों में से कौन से पॉइंट उस लाइन पे लाई करेंगे जो अल्फा बीटा गामा से गुजरे और तीनों एक्सिस से एंगल क्या क्या बनाए, एक्स एक्सिस से एक्यूट एंगल, वाई एक्सिस से 2π/3 और जेड एक्सिस से 3। सबसे पहले समझो, जो लाइन एक्स एक्सिस से एक्यूट, वाई एक्सिस से इतना और जेड एक्सिस से इतना एंगल बनाएगी ना, तो सिंपल सी बात है उसके तीनों डायरेक्शन कोसाइंस LMN हमको पता लग गए। यहीं से शुरू करते हैं। चलिए हम सेकंड लाइन से शुरू करते हैं। कई बार इस बात का फायदा मिलता है कि जो सवाल पूछा है एग्जैक्ट उस पे हिट करो तो डायरेक्ट सवाल ब्रेक हो जाता है। कैसे देखो, पूछा है देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट लाई ऑन दैट लाइन पासिंग थ्रू अल्फा बीटा गामा एंड मेकिंग एंगल दिस एंड एक्यूट विद एक्स वाई एंड जेड एक्स। तो हम जानते हैं कि अगर कोई लाइन एक्स वाई जेड एक्सिस से अल्फा बीटा गामा एंगल बनाती है तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा 1 हो। एक्चुअली इस बात को ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर किसी लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस LMN है तो इन तीनों के स्क्वायर समेशन का वैल्यू 1। उसी बात को मैंने कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा में बोल दिया। बातें की आप LMN जिसको कहते हैं वो एक्चुअल में उस लाइन के तीनों एक्सिस के साथ बनने वाले एंगल ही होते हैं। तो अब अगर मैं इसमें वैल्यूज पुट करूं तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर, डायरेक्शन कोसाइंस के बारे में ये बात आप जानते हैं कि L आप जिसे कहते हैं वो एक्चुअल में एक्स एक्सिस के साथ आपकी लाइन के एंगल का कॉस वैल्यू, जिसे आप M कहते हैं वो वाई एक्सिस के साथ एंगल का कॉस वैल्यू है और जिसे आप N कहते हैं वो जेड एक्सिस के साथ एंगल का कॉस। तो L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर को ही मैंने कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा बराबर 1 कह दिया है। अब देखिए कैसे करेंगे। कॉस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू आ जाएगी कॉस स्क्वायर अल्फा तो अननोन है, सॉरी अल्फा की वैल्यू में नहीं लगाऊंगा। कॉस स्क्वायर बीटा हो जाएगा कॉस स्क्वायर 2π/3 और कॉस स्क्वायर गामा हो जाएगा कॉस स्क्वायर 3π/4। मैं हाईलाइट कर देता हूं उन सभी चीजों को जो मैं यूज करता हूं। एक्यूट एंगल विद एक्स एक्सिस एंड मेकिंग एंगल्स 2π/3 एंड 3π/4 विद वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। ये कंडीशंस में यूज। देखिए कोई भी क्वेश्चन जब आप करते हैं तो उसकी सारी कंडीशंस 1 by 1 आप यूज करते हैं तब वो कंप्लीट हो पाता है। तो इतनी बातें यूज करके मुझे अल्फा की वैल्यू शायद मिल जाए। देखते हैं, ये बन जाएगा cos 2π/3 यानी cos 120। cos 120 हो गया 90 प्लस 30 यानी माइनस साइन 30 माइनस 1/2 का स्क्वायर और cos स्क्वायर 3π/4 हो गया माइनस 1/√2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 यानी cos स्क्वायर अल्फा की वैल्यू आ गई 1 माइनस 1/4 माइनस 1/2। इसका मतलब 1/4 यानी cos अल्फा आ गया प्लस माइनस 1/2
और क्योंकि लिखा था कि एक्यूट एंगल बनाना है तो हम लोग एक्सेप्ट करेंगे 1/2 को, यानी अल्फा आ गया है आपका 60। तीसरा एंगल भी पता, ठीक है ना। अब हमें ये पता है कि तीनों एंगल कितने, लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस हमें मालूम है। मैं लिख देता हूं बल्कि आपके लिए, एक डायरेक्शन कोसाइन जिसको कॉस अल्फा और एल सिंबल से दिखाते हैं, उसका वैल्यू आ गया cos 60 1/2। जिसे आप m कहते हो, जिसे हम cos बीटा मानते हैं, वो हो जाएगा -1/2। और जिसे आप n कहते हैं, जिसे हम cos गामा बोलेंगे, वो -1/√। अब ये तीनों आपको एलिमेंट पता लग चुके हैं। आगे सुनिए, लेट द इमेज ऑफ दिस पॉइंट ऑन दिस लाइन इज अल्फा बीटा गामा। इस जानकारी से अल्फा बीटा गामा चाहिए। इसके लिए बस 1 मिनट दीजिए मुझे, पहले मैं आपको बता देता हूं कि ये कैसे सॉल्व होगा, उसके बाद तो ये क्वेश्चन खत्म ही हो जाए। थोड़ा स्पेस चाहिए मुझे, मैं इसको छोटा कर देता हूं सवाल को थोड़ी देर। आप पढ़ चुके हैं क्वेश्चन, अब देखिए यहां पर कर रहे हैं। लाइन दी है आपको x/1 इक्वल टू y -1/2 z -2/3। तो ये क्लियर है कि इस लाइन के जो डायरेक्शन कोसाइंस या रेशियोज कह लीजिए वो 1 2 3 है, ठीक है बच्चों। अब जो पॉइंट 107 इस लाइन के एक तरफ दिया है, गौर करिए, एक तरफ दिया है पॉइंट 107 और आपसे बोला इसकी इमेज है अल्फा बीटा गामा लाइन के दूसरी। तो भैया इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कराने वाली लाइन के डायरेक्शन रेशियोज भी मिल गए, अल्फा -1, बीटा -0 और गामा -7। भाई दो पॉइंट को ज्वाइन कराने वाली लाइन के डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो निकालना सबसे आसान चीज हो, बस घटा दो दोनों पॉइंट के पेयर बना बना के हो जाए। तो अल्फा -1, बीटा -0, गामा -7, ये आ गए इस परपेंडिकुलर लाइन के डायरेक्शन रेशियोज। और जो लाइन आपको गिवन है उसके डायरेक्शन रेशियो पहले ही दिखा दिए थे मैंने 1 2। अब क्योंकि ये दोनों लाइनें परपेंडिकुलर, ये बात आपको बता दूं कि किसी पॉइंट और किसी लाइन के रिस्पेक्ट में उसकी इमेज को जब मिलाया जाएगा तो वो लाइन हमेशा मेन लाइन के परपेंडिकुलर हो। तो अगर वाकई ये दोनों लाइनें परपेंडिकुलर है तो अल्फा -1 इंटू 1 प्लस बीटा इंटू 2 प्लस गामा -7 इंटू 3 इक्वल टू 0 आ जाना चाहिए। कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल किया, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल टू 0 इन द केस व्हेन टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर। दो लाइनें जब परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके डायरेक्शन रेशियोज, अगर L1 L डायरेक्शन रेशियोज बोल लीजिए या कोसाइन बोल लीजिए, बात एक ही है। अगर उनके डायरेक्शन रेशियोज में बात कर लीजिए, अगर उनके डायरेक्शन रेशियोज A1 B1 C1 और A2 B2 C2, तो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 0 होता है। हमने ये पढ़ा है, तो डायरेक्ट उसको अप्लाई करके देखिए मुझे क्या रिलेशन मिल गया। ये मिल गया अल्फा -1 प्लस 2 बीटा प्लस 3 गामा बराबर 21। इक्वेशन बन गई। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात सुनिए कि 107 और अल्फा बीटा गामा का जो मिडिल पॉइंट है वो हमारी इस लाइन पे लाई, ठीक है ना। तो क्या होगा इसका मिडिल पॉइंट, समझ लीजिए, वो हो जाएगा 1 प्लस अल्फा बाय 2 बीटा बाय 2 और गामा प्लस 7/2। ये होगा 107 और अल्फा बीटा गामा का मिडिल पॉइंट। अगर ये मिडिल पॉइंट इस लाइन पे लाई करता है तो इस लाइन पर इसको सेटिस्फाई करा सकते हैं। तो एक दूसरी इक्वेशन आपको क्या मिल जाएगी, समझिए। ये मिल जाएगी x की जगह में लिख रहा हूँ 1 प्लस अल्फा बाय 2 अपॉन 1, y की जगह में लिख रहा हूँ बीटा बाय 2 माइनस 1 अपॉन 2 और z की जगह में लिखूंगा गामा प्लस 7/2 माइनस 2 अपॉन, ठीक है ना। इसको अब मैं इक्वल टू गामा कह लेता हूँ। अब अगर मैं इसको इक्वल टू गामा नाम दूं, या गामा नहीं लेमडा नाम दे दीजिए, गामा तो ऑलरेडी यूज्ड है, लेमडा कह लीजिए इसको। तो पहले वाले पार्ट की हेल्प से अल्फा का वैल्यू मुझे मिल जाएगा 2 1 जा 2 लैम्डा -1 बच्चों, और बीटा मुझे मिल जाएगा कितना मिल जाएगा, देखिए बीटा -2 अपॉन 4 लैम्डा प्लस 2, और गामा का वैल्यू मुझे मिल जाएगा 2 2 जा 4 7 गामा प्लस 3 अपॉन 6, गामा प्लस 3 अपॉन 6, तो 6 लैम्डा माइनस। कैलकुलेशन आप लोग जरूर चेक कर ले, कभी कभी जल्दीबाजी में गड़बड़ हो जाती है, लेकिन स्टेप क्या है बस उस पे। कैलकुलेशन तो मुझे पता है आप लोग कर लेंगे, स्टेप्स पे बस आइए। लेट द इमेज ऑफ दिस पॉइंट इन द लाइन इज दिस। तो मैंने क्या किया, फिर से सुनिए। इस पॉइंट की इमेज अल्फा बीटा गामा को माना, और वाकई अगर इसकी इमेज ये है तो इन दोनों का जो मिड पॉइंट है वो मेरी लाइन पे लाई करे। अब लाइन पे लाई करेगा भैया, तो एक्स वाई जेड की जगह मैंने इन तीनों को रख दिया, ठीक है ना। तो इस तरह की इक्वेशन मुझे मिल गई। मैंने इसको ये लैम्डा की इक्वल मान के एक बार इसको लैम्डा से कंपेयर किया, एक बार इसको और एक बार इसको 1/, और जो भी एसोसिएटेड कैलकुलेशन थे वो माइंड से मैनिपुलेट करके मैंने लिख। अब आप लोग इसको एक बार पन्ने पे उतार के करें, ये छोटा स्टेप है, आप कर सकते हैं। आप इसको खुद सॉल्व करके देखेंगे ना तो हमारा टाइम बचेगा और हम ज्यादा क्वेश्चंस तक पहुंच पाएंगे, ठीक है ना। तो अभी मैं इस स्टेप में डायरेक्ट ये लिख दे रहा हूं, अगर आप चाहें तो अल्फा बीटा गामा को करके देखेंगे। ये इस तरह के आ रहे हैं मेरे हिसाब से। अब अल्फा बीटा गामा की वैल्यू आने के बाद आप इन वैल्यूज को यहाँ पर इस इक्वेशन में रख दीजिए। ये जो इक्वेशन यहाँ पर आपने बनाई है तो क्या बन जाएगा, देखिए अल्फा की जगह आप लिखेंगे 2 लैम्डा -1 प्लस 2 टाइम्स बीटा की जगह 4 लैम्डा प्लस 2 प्लस 3 टाइम्स गामा की जगह 6 लैम्डा -3 इक्वल टू 21। अब समझते जाइए, थोड़ा सा और सॉल्व करके बस आप लोगों को दूंगा मैं। इसके बाद मैं उम्मीद करूंगा कि आप इस सवाल को 18 लैम्डा -9 इक्वल टू 21।
अब ये कुल हो गया है 18, 8 और 2 यानी 28 लेमडा इक्वल टू ये 9 और 2 11 माइनस 4 7 28 लेमडा का वैल्यू 1 आ गया है बच्चों। इतना अच्छा वैल्यू आने से ही पता लग जाता कि कहीं गलती नहीं हुई है। अब लेमडा का वैल्यू 1 लगा करके देखिए अल्फा आ गया 2 1 जा 2 में से 1 गया 1 और ये आ गया आपका 6 और ये आ गया, यानी जिस पॉइंट की आप बात अल्फा बीटा गामा के रूप में कर रहे हैं बच्चों वो 163। खत्म हो गया सवाल। अब आपको पॉइंट अल्फा बीटा गामा पता लग गया। अब लास्ट लाइन पे आइए जो मेन क्वेश्चन है, मैं फिर से इसे बड़ा बना रहा हूं क्वेश्चन को। अब पढ़िए इस क्वेश्चन को। अब तक हम क्या क्या कर चुके हैं समझिए। हमें अल्फा बीटा गामा पता लग चुका है और हम इसके अलावा एक्यूट एंगल जिसकी ये बात कर रहा था वो भी निकाल चुके हैं 60। ठीक, अब क्या कहता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट लाई ऑन द लाइन पासिंग थ्रू अल्फा बीटा गामा एंड मेकिंग एंगल दीज थ्री। आप जानते हैं कि अगर किसी लाइन के एलिमेंट पता लग जाए और एक पॉइंट पता लग जाए जिससे वो लाइन पास होती है तो इक्वेशन क्या होती है सबको पता है। मैं फट से लिख देता हूं, आप लोग वैल्यू पुट करके उसको फाइनलाइज कर दें। लीजिए यहां पर देख लीजिए लेफ्ट में x माइनस पॉइंट का पहला कोऑर्डिनेट 1, ये यहां पर से उठाइएगा, मैंने पॉइंट निकाले थे यहां पर, ये 1/6 अल्फा बीटा गामा वो पॉइंट है जिससे मेरी लाइन को पास होना है और मेरी लाइन के जो डायरेक्शन कोसाइंस है वो मैंने आपके लिए यहां पर सजा के रखे हुए, इनको मैं हाईलाइट, ये पहले से ही सब तैयार पड़ा हुआ है। ठीक है, तो लाइन की इक्वेशन क्या बन जाएगी देखिए, अब ये बन जाएगी x माइनस 1/1/2 इक्वल टू y माइनस 6, 163 था ना, y माइनस 6/-1/2 इक्वल टू z माइनस 3/-1/2। ठीक है ना, और थोड़ा सिंप्लीफाई इसको मुझे करने दीजिए, तो ये बन जाएगा 2 से मल्टीप्लाई कर दो सबके डिनोमिनेटर पे, ऐसा करो तो x माइनस 1 के नीचे तो कुछ बचेगा ही नहीं, y माइनस 6 के नीचे -1 बच जाएगा और z माइनस 3 के नीचे -√2 बच जाएगा। ये अब ये आपकी इक्वेशन है और अंतिम लाइन आपसे बोलता है चेक करके बताओ कौन सा ऑप्शन इस पे फिट बैठ। तो कुछ मत करिए, एक एक करके चारों ऑप्शन चेक कर। जैसे पहला आप चेक करेंगे तो x की जगह 3 लगा के ये 2 आ जाएगा, -4 लगा के ये 10 आ जाएगा, तो पहला तो नहीं करेक्ट हो सकता। अगर 3 4 लगा के देखें दूसरा वाला ऑप्शन, तो 3 लगा के x की जगह ये 2 आ जाएगा और 4 अगर लगाएंगे तो ये भी 2 आ जाएगा और 3 माइनस 2√2 लगाएंगे तो ये भी 2 आ जाएगा। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल फिट, बाकी दो ऑप्शन को भी इसी प्रकार आप चेक। ठीक है ना, तो ये एक लंबा सवाल है लेकिन बहुत टिपिकल है ना, बहुत टिपिकल नहीं है लेकिन लेंथी है, इसको फर्स्ट राउंड के लायक सवाल नहीं माना जा सकता। मैं यहाँ पर इसकी डिटेल लिख देता हूँ, ये 3D बेस्ड क्वेश्चन है और ये 12th स्टैंडर्ड का सवाल गिना जाएगा, लेकिन इसको फर्स्ट राउंड के लायक नहीं मान सकते। सिंपल क्वेश्चन है होने को, लेकिन देखिए एक स्टेप में अपने को एंगल निकालना पड़ा यार, कितना एंगल बना रहा है, मतलब ये एक्यूट एंगल कितना है, एक स्टेप अच्छा खासा इसमें खर्च हुआ। दूसरा स्टेप हमको इन दोनों का मिड पॉइंट निकाल के लाइन में सेटिस्फाई कराना पड़ा और इस लाइन को इसके परपेंडिकुलर बोल करके एक रिलेशन, ये 3 स्टेप लग रहे हैं सवाल। फर्स्ट राउंड में मत करिए, जब 70 मिनट बीत जाए, जब 70 मिनट में अच्छे अच्छे सारे सवाल आप पे कर चुके हो तो बचे हुए टाइम में इसको समय दिया जा सकता है। ठीक है ना, लेकिन स्टार्टिंग इससे नहीं की जा सकती, ये आपके 2-3 मिनट अगर खा गया तो आपको दिक्कत आएगी। माना किसी बच्चे ने करते करते 5-7 मिनट लगा दी, फिर उसका टाइम कम, तो ऐसे सवाल बाद में आते। ठीक है ना, तो 15th क्वेश्चन फर्स्ट राउंड के लायक नहीं है लेकिन सॉल्वेबल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, सॉल्व किया जा सकता है। 16th क्वेश्चन में आइए, इसको मैं और बड़ा कर दूं आप लोगों को दिखाने के लिए साफ साफ। ये स्क्रीन पे बिल्कुल सिंक्रोनाइज हो गया है, एक सेकंड रुकिएगा, ये इसको पहले पढ़ लीजिए एक बार, उसके बाद इस पर डिस्कशन शुरू करेंगे। ये है क्वेश्चन, लेट आर बी द इंटीरियर रीजन बिटवीन दीज टू लाइंस, लेट आर बी द इंटीरियर रीजन बिटवीन दीज टू लाइंस कंटेनिंग द ओरिजिन द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच दिस पॉइंट आल्सो लाई। सिंपल सवाल है, कितना स्टेप से वो दिखाता हूं मैं आप लोगों को, उसके बाद हम तय करेंगे कि इसको पहले राउंड में लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। देखिए अब ध्यान से, लेट आर बी द इंटीरियर रीजन बिटवीन द लाइंस दीज टू। जल्दी से मैं इस लाइन को ओरिजिनली ट्रेस कर रहा हूं। देखिए x को 0 लगा के y की वैल्यू 1 आएगी और y को 0 लगा के x की वैल्यू -1/3। भैया पहली लाइन ऐसी दिखाई देगी, एग्जैक्टली ट्रेस कर देता हूं ताकि क्लैरिटी रहे। दूसरी लाइन कैसे ट्रेस होगी, x को 0 रखिए इस लाइन में तो y का वैल्यू 5/2 आएगा, यानी 5/2 मतलब 5/2 का मतलब हो गया इससे भी बाहर, यहाँ कहीं पर आएगा 5/2 ये है, और ये कितना था बच्चों 1 था, और ये निगेटिव कितना था, ये था -1/3। लिखते जाइए सब कुछ। अच्छा, अब अगर y को 0 कर दूंगा तो x की वैल्यू 5 आ जाएगी, यहाँ कहीं पर दूर दूर बना देते हैं ये दूसरी। हालांकि चित्र को एक्यूरेट बनाने का कोई मतलब नहीं होता, बट ठीक है, अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं, अभी हमें साफ सुथरा काम ही करना चाहिए ताकि आप समझ पाए। अब ये दोनों लाइनें आपके सामने हैं, ये लाइन परपेंडिकुलर दिख रही है, लेकिन इस गलतफहमी को पालिएगा मत, इनकी इक्वेशन गौर से देखिए, इनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 नहीं है, तो चित्र में कभी कभी ऐसी टिपिकल चीजें दिख जाती हैं, उनको इग्नोर, ये 90 नहीं है। लेट आर बी द इंटीरियर रीजन बिटवीन द लाइंस दीज टू, इस रीजन को इंटीरियर बोल रहा है जिस तरफ ओरिजिन है, कंटेनिंग द ओरिजिन, यानी इस हिस्से को राइटर आर के नाम से, वो कह रहा है इन दोनों लाइनों के बीच का वो हिस्सा जिसकी तरफ ओरिजिन है उसे हम आर कहते हैं।
इस हिस्से को ये आर बोल रहा है, ठीक है ना। अब आगे सुनिए, द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच द पॉइंट लाई इन आर। अगर ये पॉइंट भी इस आर रीजन पे बिलोंग कर रहा है तो बताइए ए का रेंज क्या हो। सिंपल सवाल है, बिल्कुल एक स्टेप में ही सॉल्व। क्या करना पड़ेगा, ध्यान से सुनिएगा। ये टॉपिक हम कोऑर्डिनेट में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, है ना। सभी बच्चों को ये मालूम होता है एग्जाम में जाने से पहले कि अगर हमको किसी एक लाइन के एक तरफ के 2 पॉइंट पता लगाने हैं, मतलब पता लगाने हैं कि वो एक तरफ है या अपोजिट साइड, तो हम बारी बारी से इक्वेशन में उन दोनों पॉइंट को रख करके मल्टीप्लाई करके इसको पता लगाते हैं। कैसे, देखिए गौर करिए। ये जो लाइन की इक्वेशन आपको दी है, एक बार ना आप इसमें एक्स वाई की जगह 0 0 यानी ओरिजिन रख। तो जब आप इस लाइन की इक्वेशन 3x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 में ओरिजिन की पॉइंट को रखेंगे 0,0 को, तो ये क्या बनेगा, देखो 3 इंटू 0 0 माइनस वाई 0 प्लस 1 एक बन जाएगा। और ये राइटर कह रहा कि ये जो पॉइंट है स्क्वायर a प्लस 1 है, ये भी इसी रीजन R में बिलोंग कर, जिस तरफ ओरिजिन है ये कह रहा मैं भी उसी तरफ। तो एक बार मैं तुझे रख के देखता हूं अपनी लाइन में, यानी इस पॉइंट को अब मैं इस लाइन में रख के देख रहा हूं। तो ये बन जाएगा 3 टाइम्स a स्क्वायर माइनस a प्लस 1 प्लस 1। ठीक, एक बार मैंने इस इक्वेशन लाइन की इक्वेशन में ओरिजिन को रख के देखा, एक बार इस पॉइंट को रख के देखा, एक बार ये वैल्यू आई, एक बार ये वैल्यू। तो ये रूल होता है कि अगर इन वैल्यू को मल्टीप्लाई किया जाए तो हमेशा पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव आएगा समझो, क्योंकि अगर ओरिजिन को रखने पर ये लाइन नेगेटिव आउटकम देती तो उस पॉइंट को रखने पर भी पक्का नेगेटिव देती। अब नियम सुन लीजिए, अगर हम किसी लाइन को एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में रख दें, उसके बाद उस लाइन के एक तरफ रहने वाले पॉइंट्स को 1 बाय 1 उसमें रखें, तो अगर भीड़ का कोई एक पॉइंट नेगेटिव आउटकम देगा तो सब नेगेटिव। मतलब किसी भी लाइन के एक तरफ रहने वाले सारे पॉइंट एक जैसा साइन देते हैं। माना लाइन की इक्वेशन l बराबर 0 है और इस तरफ ये 10 पॉइंट है, इनमें से किसी को भी अगर आप रखते हो, माना इसको आपने रखा और l का वैल्यू नेगेटिव आ गया, तो फिर रूल है कि सब नेगेटिव। और हम जानते हैं 2 नंबर अगर नेगेटिव हो तो उनका प्रोडक्ट पॉजिटिव हो। ठीक उसी प्रकार अगर 2 पॉइंट लाइन के इस तरफ है और ये पॉइंट कहता है मैं एल पे रखने पर पॉजिटिव आंसर दूंगा, तो मेरे बच्चों ये भी पॉजिटिव दे। तो ये जो रूल बनाया गया बड़ा स्टाइलिश है भाई। हमको पता है कि जो 2 पॉइंट है अगर लाइन के एक तरफ है तो या तो दोनों पॉजिटिव साइन देंगे या दोनों नेगेटिव देंगे, और हर स्थिति में उनका प्रोडक्ट पॉजिटिव ही है। इसीलिए कभी भी एक पॉइंट पर चेकिंग नहीं, 2 पॉइंट के पेयर पे चेक। तभी राइटर ने देखिए कितने समझदारी से बताया है, ध्यान दीजिए। कंटेनिंग द ओरिजिन कह दिया और अब कह रहा कि भैया इस पॉइंट को मैं ओरिजिन की तरफ रखना, क्योंकि वो जानता था कि 2 पॉइंट दूंगा तब बच्चे कंपैरेटिवली अच्छे से समझ। तो हमने पहले 0 0 रखा इस लाइन में, फिर a स्क्वायर a प्लस 1 रखा, दोनों से वैल्यू ये और ये आई, इनका प्रोडक्ट पॉजिटिव आना चाहिए, एक कंडीशन तो ये। जल्दी से सॉल्व कर लेता हूं इसको। ठीक, इस ग्रेटर देन 0 इतना ही आया क्योंकि -1 + 1 कट गए, a कॉमन ले लिया, 3a - 1 इज ग्रेटर देन 0। इसका वेवी कर्व अगर बनाए तो a का एक वैल्यू आ रहा है 1/3, एक वैल्यू आ रहा है 0, और हमें ग्रेटर चाहिए तो 1/3 से ऊपर 0 से नीचे। यानी कौन से आंसर एक्सेप्टेबल है इस नंबर लाइन में समझ लीजिए, जो 0 से नीचे और जो 1/3 से ऊपर है उन्हें एक्सेप्ट किया जाता। माने या तो इस हिस्से में आंसर छुपे हैं या इस हिस्से में आंसर छुपे हैं। ठीक, अब एक बार दूसरी लाइन से भी मशवरा करते हैं भाई, इस लाइन से भी पूछते हैं तुम क्या चाहते, क्योंकि ये आर पॉइंट तो इन दोनों लाइनों के ओरिजिन साइड रहना चाहते। तो अब एक बार जो काम मैंने इस लाइन पे किया वही इस पे करूंगा, ध्यान से देख। सबसे पहले मैं इस पे ओरिजिन 0 0 रखूंगा तो ये बनेगा -5, ठीक है ना। और अब मैं इस पे रखूंगा a स्क्वायर a प्लस 1, तो x की जगह रखूंगा a स्क्वायर, y की जगह रखूंगा a प्लस 1, -5 तो है ही पहले से, प्रोडक्ट को पॉजिटिव। अब जैसे यहाँ पर गौर करें, ओरिजिन रखने पर -5 आया, तो इस बात की गारंटी है कि इस पॉइंट को रखने पर भी नेगेटिव ही आए। तो इस बार दोनों नेगेटिव आए, लेकिन चिंता की बात नहीं, माइनस माइनस प्लस होता है। तो ये रूल है कि अगर लाइन के एक तरफ 2 पॉइंट बैठे हैं तो दोनों की वैल्यूज पॉजिटिव आएंगी कि नेगेटिव, इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता, लेकिन ये बात की गारंटी दे सकता हूं कि दोनों पॉइंट से जो जो वैल्यू आएंगी उनको मल्टीप्लाई करके हमेशा पॉजिटिव, इसीलिए मल्टीप्लाई करने का रूल बन, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करने दीजिए। -5 का माइनस अगर गायब करें तो ये बन जाएगा 5a स्क्वायर प्लस 2a - 3 इज लेस देन। आप जानते हैं कि अगर किसी इनइक्वलिटी में माइनस को इलिमिनेट किया जाता है किसी एक तरफ से, तो फिर इनइक्वलिटी का साइन पलट है, इसीलिए मैंने ग्रेटर को लेस देन में कन्वर्ट कर दिया। ध्यान देते रहिएगा। अब 5 का तो कोई औचित्य है नहीं, इसके फैक्टराइजेशन कर लेता हूं। मेरे हिसाब से इसके फैक्टर टूटेंगे 3 एकम 3, a - 3 नहीं, a + 3 होना चाहिए और a - 1। एक बार और देख लेंगे, रुकिए अभी मल्टीप्लाई करके सोच लेता हूं। a स्क्वायर प्लस 2a - 3, बिल्कुल सही। तो मैंने डायरेक्ट फैक्टर तोड़ दिए, आप लोग मिडिल टर्म स्प्लिट से इसको भी चेक करके देख लीजिएगा, ठीक है ना। ये स्टेप आप कर लीजिएगा। अब जो 2 वैल्यू आ रही है कि वो है 1 और -3, तो वेवी कर्व में अगर मैं आपको दिखाऊं तो 1 यहां रहेगा, -3 यहां, ये मैंने बनाया वेवी कर्व। और अब मुझे इन दोनों का प्रोडक्ट लेस देन 0 चाहिए,
तो लेस देन का मतलब होता है निचला हिस्सा लेना पड़ेगा, -3 से 1। तो इस बार आंसर आया -3 से 1 के बीच के आंसर आप एक्सेप्ट कर, ठीक है। अब -3 से 1 कहां पर होंगे नंबर लाइन में, एक बार उनके दर्शन कर लीजिए। -3 यहां होगा, 1 यहां कहीं हो। तो आपसे राइटर कह रहा कि भाई इन दोनों के बीच के जितने आंसर है सबको। अब दोनों लाइन्स ने अपना अपना पक्ष बता दिया, आप आंसर उसको मानिए जो दोनों के हित में। तो जो ग्रीन लाइन है वो कहां कहां खींची है, वो खींची है यहाँ पे और यहाँ, और ब्लैक लाइन कहां पर खींची है, वो खींची है इस बीच वाले हिस्से। तो जो आंसर का कॉमन हिस्सा है वो एक तो ये वाला हिस्सा है और एक ये वाला हिस्सा। इन दोनों टुकड़ों को उठा के आप अपना आंसर बना सकते हैं। क्या है आंसर, देखिए -3 से 0 तक ओपन इंटरवल ही कहना चाहिए, नहीं 0 दोनों के पास है। -3 से लेकर 0 दोनों के पास है क्या, नहीं 0 एक के पास नहीं है, सॉरी, और दूसरे के पास है 1/3 से लेकर 1। तो ऐसा कोई आंसर अगर है तो इसको आंसर मानिए, बिल्कुल सही, सेकंड ऑप्शन मैच। बाकी आप समझ सकते हैं। अगर कैटेगरी की बात की जाए तो सवाल में कुछ टाइम नहीं लगता, इसको आप फर्स्ट राउंड में बहुत इजीली निकाल सकते हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो दो इक्वेशन बनी है वो भी मिडिल टर्म स्प्लिट से बड़ी आसानी से टूट जाए, तो इसको फर्स्ट राउंड के लायक सवाल माना जाएगा। और इसको हम इनइक्वलिटी का सवाल, ये इनइक्वलिटी चैप्टर का सवाल माना जाएगा 11th से, ठीक है ना। तो ये आपका फर्स्ट राउंड लायक क्वेश्चन एक और आ गया। आगे बढ़िए 17th की तरफ बढ़ते हैं। 17th क्वेश्चन स्क्रीन में आपके सामने आ गया है, ये है आपका। अब इसको पढ़ लीजिए पहले एक बार, उसके बाद डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है द पोजीशन वेक्टर ऑफ ABC ऑफ अ ट्रायंगल आर गिवन रिस्पेक्टिवली, मतलब A ये है, B ये है, C रिस्पेक्टिवली लिखा है, मतलब तीनों ऑर्डर में दिए हैं। लेट L डिनोट द लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर AD ऑफ BAC, then where D is the line segment lie on the line segment BC, then 2L square equals to। क्या है, देखिए सिचुएशन को पहले ड्रॉ कर देता हूं, जल्दी से समझना। ये एक ट्रायंगल दिया हुआ है और इस ट्रायंगल के जो तीनों वर्टिसेस हैं, वो इस ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस क्या दिए हुए मैं बताता हूँ। इसके वेक्टर्स दिए हैं, इसको A मान लीजिए, इसको B, इसको C। फटाफट सुनिए। अब A है 2i - 3j + 3k, और B आपको दिया हुआ है 2i + 2j + 3k, और C आपको दिया हुआ है -i + j + 3k। ये तीनों ABC कॉर्नर आपको दिए हैं। अब आप क्या करिए, देखिए सबसे पहले आप एक काम करो ना, वेक्टर्स निकाल लो, साइड्स निकाल लो, उससे बहुत क्लैरिटी आ जाती। तो AB लेंथ निकालने के लिए, इस लाइन का वेक्टर निकालने के लिए B में से A को माइनस कीजिए, ये आ जाएगा 5j, बस लिख देता हूं फट से मैं, 5j आ जाएगा ये वेक्टर। और जो BC वेक्टर है वो आ जाएगा C - B करके आएगा, वो आ जाएगा -3i कैप -j कैप, ये तो कट जाएंगे। और जो C आएगा वो आ जाएगा 2i - i 3i और -4j के कट जाएगा, ठीक है ना। अब आपको देखिए तीनों वेक्टर पता लग गए। अगर आप मॉड्यूलस निकाल लें तो लंबाई कितनी कितनी आई है उसको सुनिए। जो ये वाली लाइन है इसकी लेंथ आई है 3i - 4j का मॉड, ये 5 हो गया, बस ये तो ऑलरेडी 5 है, 5j माने इसका मॉड 5, और इसका मॉड आ रहा 3 3 9 1 10 1 11, नहीं ये क्या, ये वाली मैंने गलत देख लिया, मैं हाईलाइट कर देता हूं नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। बहुत सारे पॉइंट लिख दिए हैं, 3 वर्टिसेस हैं, 3 साइड्स हैं, और अब मैं साइड्स की लेंथ निकाल रहा हूं, ये √10 आ जाए, ठीक है। क्या पता लग गया, देखिए पता लग गया कि ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसकी दो साइड बराबर लेंथ की है। अब क्या बोलता है उसके बाद सुनिए, ये कहता है लेट L डिनोट द लेंथ ऑफ द एंगल बाइसेक्टर AD ऑफ BAC। BAC एंगल कहां पर है आप देख पा रहे हैं, इस एंगल का आपको एंगल बाइसेक्टर करना। तो एक बात बताओ यार, अगर तुम किसी आइसोसेलेस ट्रायंगल का एंगल बाइसेक्टर करोगे तो वह एंगल बाइसेक्टर क्या, वही एंगल बाइसेक्टर होगा, वही मीडियन होगा, वही परपेंडिकुलर टू बेस हो, सिमेट्री मेंटेन करता हुआ होगा। आप समझ सकते हैं ना कि अगर ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो ये दोनों ट्रायंगल जो हैं ये कॉन्ग्रुएंसी मेंटेन, और कॉन्ग्रुएंसी करेंगे तो इन दोनों का 90 होना कंफर्म हो जाएगा। अब कहता क्या है कि ये लंबाई L है, ये जो एंगल बाइसेक्टर की लेंथ है D पॉइंट तक, D पॉइंट BC पे लाई कर रहा है, इसकी लेंथ L है, तो आपको 2L स्क्वायर निकालना है। इससे आसान सवाल इस पेपर में नहीं आया होगा। इस ट्रायंगल के आइसोसेलेस होने से फायदा हमको क्या मिल रहा है, देखो कि ये जो C का पोजीशन वेक्टर है वो ये है, B का पोजीशन वेक्टर ये है। अब इसने तो बोला कि हम एंगल का एंगल बाइसेक्टर कर रहे हैं, लेकिन यार हम लोग तो जानते हैं ना कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल में एंगल बाइसेक्टर करिए या मीडियन बना लीजिए, बात एक आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए तो एंगल बाइसेक्टर और मीडियन सेम चीजें हैं। हेलो डियर, हेलो, है ना। तो दोनों अगर सेम चीजें हैं तो एक काम करता हूं, D का पोजीशन बता देता हूं आपको। D वेक्टर बराबर हो जाएगा C वेक्टर प्लस B वेक्टर बट्टे 2C। जिसको मैं C लिख रहा हूं उसको OC समझिएगा, ओरिजिन से C, और जिसको मैं B लिख रहा हूं उसको OB समझिएगा, D को OD समझिएगा, ठीक है ना। शॉर्टकट में हम बोल लेते हैं। अब OC है -i + j + 3k, OB है 2i + 2j + 3k अपॉन 2, और ये हो गया i + 3j + 6k बाय, यानी i/2 3/2 j और 3k।
ये हो गया वेक्टर आपका डी का। अब डी का वेक्टर आपके सामने है यार, ए का वेक्टर आपके सामने है, तो ए डी निकालने में कितना टाइम लग रहा है? डी माइनस ए करो ना सीधे, तो i/2 से 2i घटा माइनस 3/2 आई कैप, 3/2 जे से 3j घट गया तो जुड़ जाएगा 9/2 जे कैप, और 3k से 3k कट गया। अब ए डी वेक्टर मैंने निकाल दिया, इसी का मॉड करके एल बन जाएगा, एल निकल जाएगा तो 2l² भी। तो कुल मिला के मैं समझता हूँ कि आप लोग कर ही लेंगे, है ना? बस इसका मॉड निकालना है आपको, मॉड आप निकाल ही लोगे, मुझे पूरी मॉड तो निकाल ही लोगे ना, बस मॉड निकाल के सीधे आंसर। ठीक है, मान के चल रहा हूं कि ये क्वेश्चन भी आपने कर लिया है, इस तरह से इसको भी निपटा पाएंगे आप, ठीक है ना? चलिए, तो इसका आंसर मैच कराइएगा। 17 कंप्लीट हो गया है, 18 की तरफ बढ़। हेलो डियर, हेलो। एक बार जब आपने हेलो लिखा तो भी मैंने पढ़ लिया था, है ना? फिर दूसरी बार आपने हाय लिखा, तो कोई डिफरेंस है हेलो और हाय में? एक बार समझाएं जरा। चलिए, तो 17 आपका ये हो गया। 17 के बाद आते हैं 18 क्वेश्चन में। 18th क्वेश्चन तो बड़ा लंबा चौड़ा सवाल है भाई, इसको करने में मजा आएगा। एक बार आप अच्छे से पहले देख लें क्वेश्चन को, मजा तो क्या आएगा। ब्रेक हो गया, इंटीग्रेशन कोई इतना खास नहीं है, बस वही बोर्ड एग्जाम वाला ही लेवल मानो इस इंटीग्रेशन का। एक बार बता देता हूं कि इसको कैसे उठाना है, ठीक है ना? एक बार देख लो ध्यान से। ऐसा सवाल जरूर फर्स्ट राउंड में उठाना चाहिए। अच्छा, पिछले सवाल का फर्स्ट राउंड में क्लासिफिकेशन नहीं किया, इसको फर्स्ट राउंड में जरूर किया। ये वेक्टर्स का सवाल है और इसको वेरी सिंपल क्वेश्चन की कैटेगरी में रखूं, क्योंकि मुझे तो इसको करने में बिल्कुल मेहनत नहीं लगी यार। सी और बी का मैंने मिड पॉइंट निकाल दिया डी, और फिर एडी में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया। मतलब बहुत ही आसान, बहुत ही आसान। वैसे करने के और तरीके हो सकते थे, क्योंकि एडी अगर मीडियन है ना, तो एक नियम और हम लोग पढ़ते थे कि किसी ट्रायंगल में, इसके लिए आपको ये बेस की लंबाई √10 पता थी। एक नियम और बताया, एक अल्टरनेट मेथड और बता देता हूँ इसके लिए, वो भी सुन लीजिए। अल्टरनेट मेथड बताता हूँ, एक और दिमाग में चल रही, वो भी बता देता हूँ। देखिए, बोलने को तो इसने एडी को एंगल बाइसेक्टर बोला है, लेकिन आप और हम जानते हैं कि ये मीडियन है। भाई, आइसोसेलेस ट्रायंगल का एंगल बाइसेक्टर मीडियन ही हुआ ना। तो मीडियन पर एक थ्योरम पढ़ते थे हम लोग जब छोटे थे, अपोलिनियस थ्योरम। थ्योरम के अनुसार जब आप एक मीडियन ड्रॉ करते हैं किसी साइड बीसी पर, तो जिस वर्टेक्स से आप मीडियन ड्रॉ करते हैं उसके अगल बगल की साइड के स्क्वायर्स का समेशन, यानी 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, अगल बगल की जो दो साइड है उनके स्क्वायर का समेशन इक्वल टू होता है 2 टाइम्स मीडियन का स्क्वायर प्लस बेस के आधे का स्क्वायर। अब बेस तो है √10, तो √10 का आधा हो गया √10/2 का स्क्वायर। या बोल, किसी ट्रायंगल में अगर किसी वर्टेक्स से एक मीडियन ड्रॉ किया जाए, तो जिस वर्टेक्स का आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसके अगल बगल की साइड्स के स्क्वायर का सम मीडियन के स्क्वायर और बेस के आधे के स्क्वायर के सम का डबल हो। एक बार देखिए, इससे एल स्क्वायर डायरेक्ट आ जाता है, 50 25 25 50 बराबर 2 इंटू एल स्क्वायर प्लस 100/2, ये भी 50 हो गया। नहीं, 100/4, सॉरी, ये गड़बड़ हो जाती है अभी। ये 50 नहीं 25 होगा, √10 नहीं 25 नहीं होगा, √10 का 10 होगा, 10/4 बनेगा। ये तो 10/4 बनेगा ना, क्योंकि √10 का आधा किया हमने, उसका स्क्वायर करना, तो √10 का 10 हो गया और 2 का 4 हो गया। अब 50/2 25 बराबर आ गया एल स्क्वायर प्लस 5/2, ठीक। और आपको 2l² निकालना है, तो पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 50 बराबर 2l² प्लस 5। अरे यार, ये तो और मजाक मेथड है। मतलब ये सवाल गजब का मजाक है, क्योंकि इस सवाल को करने के जितने मेथड हैं, ऐसा नहीं कि कोई सिंपल है कोई डिफिकल्ट है, सब एक से। इस मेथड से तो और आनंद आया, इसमें तो वेक्टर वेक्टर भी कुछ नहीं, बस ये तीनों लंबाइयां 5 5 और √10 पता थी, ये निकल। तो अल्टरनेटिव अप्रोच को मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ये वाली अप्रोच को ना आप अलग से, अगर आप अल्टरनेटिव मेथड यूज करेंगे तो मात्र इतने से, और वेक्टोरियल स्टाइल में जाएंगे तो इस तरह, जैसे करना चाहें। कुल मिला के किसी भी मेथड से ये सवाल फर्स्ट राउंड के लायक। ठीक है मुकेश भाई, चलिए, तो ये तो पूरा हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में जो इंटीग्रेशन वाला था उस पे आते हैं। हाँ, अगले में आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने मैंने रखा था, एक बार फिर दिखाता हूँ। द इंटीग्रेशन x⁻8 - x² dx बटे x12 + 3x6 + 1 tan इनवर्स x³ + 1/x³ इज इक्वल। सिंपल सा। वैसे इस इंटीग्रेशन के सवाल को पढ़ने में भी टाइम नहीं लगता। अच्छा ही, अब इंटीग्रेशन का सीधा फंडा क्या है, अगर बन गया, सही सब्स्टिट्यूशन आ गया दिमाग तो हो, नहीं बना तो फिर। हेलो डियर, क्या नाम है? सनातन नाम से, नाम बड़े टिपिकल रख के बनाते हैं। चलिए, तो द इंटीग्रेशन इज इक्वल टू, अब कैसे करेंगे सुनिए। सवाल सबसे पहले कोई फॉर्मूले जैसा नहीं है। अच्छा, मैं एक बार तरीका बता देता हूँ। जब हम इंटीग्रेशन के बारे में सोचते हैं तो मेरा अपना तरीका खास क्या है, सबसे पहले मैं देखता हूँ कि भाई क्या कोई फॉर्मूला तो नहीं है जो दिया है। अब इतना बड़ा फॉर्मूला तो नहीं है ना, इतना बड़ा फॉर्मूला तो नहीं होता भाई, कोई इतना बड़ा फॉर्मूला नहीं होता। दूसरा, फिर हम सब्स्टिट्यूशन लगाने की कोशिश करते हैं। उसमें भी दो कैटेगरी, सिंपल सब्स्टिट्यूशन, जैसे sin 2x को करना हो तो मात्र 2x को t मान के, ये सिंपल। डिफिकल्ट सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, कई बार एक फंक्शन को t मानने पर दूसरा फंक्शन उसको कवर अप कर दे। ये उसी कैटेगरी का सवाल है। और सबसे ज्यादा इस क्वेश्चन में जिस पर नजर जा रही टर्म जानते हैं क्या है? वो ये वाला। क्यों ये वाले टर्म पे नजर जा रही, सुनिए। क्योंकि पहली बात तो डिनोमिनेटर में जो टर्म लिखा है ये tan इनवर्स में है, और हम जानते हैं tan इनवर्स का जब हम
डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह पे इतने खतरनाक टर्म का स्क्वायर देगा, और डेफिनेटली ये कोई मल्टी पावर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। और फिर जब मैं इसका डिफरेंशिएशन अंदर वाले पार्ट का करूंगा तो ये क्या दिखेगा, 3x स्क्वायर, और बगल वाला बनेगा -3/x की पावर। और आप देख पा रहे हैं अगर इसको सॉल्व किया जाए तो ये x की पावर 6-1 टाइप का लुक दे रहा है, और यही लुक न्यूमरेटर में भी छुपा है, साफ नजर आ रहा है, दाल में काला है। और यही वो पार्ट है जहां से सवाल ब्रेक हो, है ना। कैसे ब्रेक होगा आप सुनिए, देख लीजिए एक बार। नहीं इतना लंबा नहीं मुकेश भाई, इतना लंबा होना नहीं चाहिए था इंटीग्रेशन का सवाल। तो देखते हैं अगर सब्स्टिट्यूशन फिट बैठा ना तो लंबा नहीं होगा। एक बार मुझे भी करने दीजिए पहले, वैसे आप मुझसे तेज करते मैं जानता हूं, एक बार लेकिन मैं भी ट्राई करूं। tan इनवर्स x³ प्लस 1/x³ को हमने t माना, डिफरेंशिएट बोथ द साइड्स, तो ये बन जाएगा 1/1 प्लस x³ प्लस 1/x³ का होल स्क्वायर इंटू इसका डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर माइनस 3/x की पावर 4 dx इक्वल टू dt। ये सब नहीं, हम लोग सीनियर स्टूडेंट हो, आपको पता है मैंने चेन रूल लगाया है ना, चेन रूल लगाया है। पहले मैंने tan इनवर्स को डिफरेंशिएट किया, फिर उसके अंदर वाले फंक्शन को दोबारा डिफरेंशिएट किया। चेन रूल में यही होता है। अब मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करूंगा तेजी से, आप लोग देखना, क्योंकि मैं देख पा रहा हूं मेरे क्वेश्चन में डिनोमिनेटर नाम की चीज नहीं है। मतलब किसी भी एल्जेब्रिक फंक्शन को बिल्कुल नॉर्मल फॉर्म में लिखा गया है, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर। तो मैं भी एलसीएम लेके इसको सुंदर सा बना लेता हूं। पहले एक सेकंड रुकिएगा। ये बन जाएगा 1/1 प्लस x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 प्लस 2, a प्लस b का होल स्क्वायर ओपन कर दिया। यहाँ पर बन जाएगा 3 कॉमन लेके x की पावर 6 माइनस 1/x की पावर 4 dx बराबर dt। बस इसी में मेहनत है जितनी है। अब ये वाले नीचे वाले टर्म को एक बार मुझे एलसीएम लेने दीजिए। उससे पहले मैं एक काम और कर रहा हूँ, आप ध्यान दीजिएगा। ये 2 और 1 लिखे हैं अलग अलग, ये 1 लिखा है, ये 2, इनको मिला के 3 कर दो। मिटाने की सुविधा है मेरे पास तो यहीं पे मिट, एक लाइन ऐसे बचा ली मैंने, लेकिन आप लोगों को एग्जाम में नहीं सुविधा होगी ना, ये आपको एक बार और लिखना पड़ जाएगा। तो ये बन जाएगा 1/3 x की पावर 6 प्लस x की पावर 12 प्लस 1, और जो x की पावर 6 एलसीएम आएगा वो ऊपर की लाइन पे चला जाएगा ये, और बगल में 3 इसके बैठा हुआ है। इसके अलावा x की पावर 6 माइनस 1 अपॉन x की पावर 4 dx इक्वल टू dt। अब ये 4 पावर से 6 पावर कट के 2 पावर का जन्म हुआ, और ये 2 पावर अगर इसको मैं दे दूं ये वाले टर्म को, तो ये दोनों मिलके भैया एग्जैक्ट वही बन गए जिसकी तलाश में हम लोग इतना दौड़े। और ये डिनोमिनेटर भी अगर वही बन जाए ना तो कसम से मजा आ, ये बिल्कुल वही बन गया लगता है। देखिए पूरा पूरा बना है भाई साहब, पूरा, यानी इसको माना t, और ये पूरी बिरादरी के साथ मिलकर के dt में सब बलि का बकरा बन गए सब। ये बस t बन गया और बाकी सब dt में चले। एक ये 3 बेचारा गरीब जैसा घूम रहा है, तो मैं इसको यहां से काट के डिनोमिनेटर पे पहुंचा। अब इस कन्वर्जन के बाद इस सवाल की अगली लाइन आप देखोगे ना, आप खुशी से पागल हो सकते हो। ये बन जाएगी 1/t dt/3। कहां लंबा है, ये बन गया 1/3 बाहर आया ln t, और t की जगह वापस रख दो tan इनवर्स x³ प्लस 1/x, ठीक है ना। अब क्योंकि log का मामला है तो 1/3 को दोबारा पावर पे भेज सकते हैं। ये 1/3 को पावर पे भी क्यों भेज रहा हूं, क्योंकि मैं कर रहा हूं और मैं ऑप्शन पे मेरी नजर जा रही है, मुझे दिख रहा कि पावर में भी इन्होंने टर्म्स लिख रहे, ठीक है ना। तो log में tan इनवर्स के ऊपर पावर, इस पे मॉड लगा देता हूं क्योंकि log के अंदर नेगेटिव नहीं आना चाहिए बच्चों, और 1/3 पावर में। अब जो आंसर इससे मैच कर रहा है उसको मिला लो, बिल्कुल इसको फर्स्ट राउंड लायक सवाल गिनूंगा। लेकिन अगर किसी बच्चे को सब्स्टिट्यूशन पकड़ में नहीं आया तो उसकी जान निकल जाएगी, छोड़ दो इसको, फर्स्ट राउंड में नहीं गिन। हर बात को समझ के चलते हैं भाई, ठीक है, माना नहीं पल्ले पड़ा। इतने सारे फंक्शन दिखे तो आप उलझ गए कि इसको मानूं कि उसको मानूं। या कई लोग ऐसा भी करते हुए दिखते हैं मुझे ऑफलाइन क्लास में, अंदर वाले को टी मानने के पीछे पड़े रहते हैं, सर इसको टी मानता हूं, फिर वो इसको tan इनवर्स टी बना के और मुसीबत मोल ले लेते हैं। तो बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है, इसीलिए इसको फर्स्ट राउंड में नहीं, ठीक है ना, सेकंड राउंड का मान। अच्छा मुकेश भाई, आप असल में दूसरी मेथड नहीं यार, आप सब्स्टिट्यूशन गलत उठा लिए हो। होता क्या है ना, कई बार इतना लंबा सवाल देख के हम अटेम्प्ट बहुत मार, जैसे इसी सवाल को मैं भी लंबा कर सकता हूँ, मालूम है तुमको, लंबा कर देता हूँ। इस अंदर वाले को टी मान लेता हूँ। अब इसको टी मान के पहले क्या करते हैं ना बच्चे, कई बच्चे मैं ऑफलाइन क्लास में अपने यहाँ भी देखता हूँ अपने कोचिंग में, कि इसको टी मानेंगे, फिर इसको टी मान के इसको अरेंज करने की बड़े खुश हो जाते हैं, क्योंकि भैया सिंपल सी बात है, अगर आप केवल अंदर वाले टर्म को टी मानोगे तो भी तो आपका फॉर्मूला बड़ा सुंदर सा दिखेगा। फिर वो प्लान करते हैं यार कि किसी तरह ये निपट जाए, इसको निपटने में उनको बड़ी खुशी मिलती है, ये बेचारा यहाँ खड़े होकर जान ले रहा होता है। तो सब्स्टिट्यूशन हार्ड बना, इसलिए पहला आइटम देखो, डिनोमिनेटर में ये जो लंबा चौड़ा टर्म लिखा था, इसको देख के ये बात स्ट्राइक करती है। जैसे मैं देखा तो मुझे स्ट्राइक करी कि यार ये टर्म अगर यहाँ पर लिखा है तो इसका जन्म तो tan इनवर्स x के डिफरेंशिएशन से ही हुआ होगा, क्योंकि tan इनवर्स x का अपना डिफरेंशिएशन कितना खतरनाक है, 1/1 प्लस x स्क्वायर। अब खुद सोचो, इतने भयानक टर्म का अगर स्क्वायर करोगे तो 12 पावर तो आ ही जाएंगी, क्योंकि 3 पावर और 3 पावर का एलसीएम लेके 6 पावर तो यही हो गई, x की पावर 6
प्लस 1/x³ और ऊपर से इस पे स्क्वायर लगेगा तो 12 पावर आ जाएगी। तो पहले ही प्रीलिम आइडिया लगा लिया करो ना यार कि 12 पावर को डायरेक्ट लाने का मेथड क्या हो, कैसे आ रही है ये 12। अगर आप इस बारे में सोचेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि यार इसको टी मानता हूं, ये पक्का आ जाए। थोड़ा तो एजम्पशन से ही चलना पड़ता है ना यार। देखो इंटीग्रेशन में ना तुम भी तुक्का मार के करते हो, हम भी तुक्का मार के करते हैं, दुनिया तुक्का मार। इंटीग्रेशन होता ही मैथड, इंटीग्रेशन अपने आप में कोई मैथ्स है ही नहीं, वो पूरा पूरा डिफरेंशिएशन पर डिपेंडेंट मैथड। तो जो भी करता है हिट एंड ट्रायल सही करता है। हिट एंड ट्रायल सही पढ़ना, जिसका हिट सही पड़ जाएगा वो जल्दी कर लेगा, जिसका हिट गलत पड़ेगा वो थोड़ा देर में। तो वही प्रॉब्लम हुआ कि आपने उसको डबल सब्स्टिट्यूशन में बदल दिया होगा, बाकी किया यही होगा आपने भी। 2 सब्स्टिट्यूशन के बाद इसी रास्ते पे आ गए, है ना। तो मैंने क्या किया, मैंने इस पूरे को टी मान करके एक ही सब्स्टिट्यूशन में दोनों निपटा की बस, ठीक है। चलिए, तो ये फर्स्ट राउंड का सवाल मैं मान रहा था, लेकिन अब नहीं मानूंगा, क्योंकि अगर कोई बच्चा इसमें उलझा गलत रास्ते में तो बहुत फंस जाए, तो इसलिए इसको नहीं मानेंगे फर्स्ट राउंड का। ये इंटीग्रेशन 12th के टॉपिक पे बेस्ड क्वेश्चन था और ठीक था, सब करने लायक सवाल में गिनेंगे इसको। 19th क्वेश्चन में आइए, क्या बात है, ये कैसे सवाल के दर्शन हो गए इतनी देर में। द 20th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द प्रोग्रेशन इज, अरे यार इतना गंदा सवाल इतनी देर में आया, इसलिए मैं बच्चों से बार बार बोलता हूँ और अभी अप्रैल के लिए भी आप लोगों से बोलूंगा कि आप ना मैथ्स करके आएंगे पूरा, फिजिक्स करके आएंगे पूरा, केमिस्ट्री करके आएंगे पूरा। इस थीम से ना बिल्कुल बाहर आ जाए। आप एग्जाम में जाके ना सबसे पहले 90 क्वेश्चन तक तेजी से पढ़ के शुरू के 1-1.25 घंटे में वो सवाल कर लिया करो जो सिंपल है। अब खुद सोचो, अगर मैथ्स की स्क्रिप्ट कठिन है, इस फीलिंग के साथ कोई इस पेपर को पूरा न पढ़े तो वो इस 19 सवाल को नहीं पढ़े। और जो बच्चा इस 19 सवाल को नहीं पढ़ेगा यार, उसकी रैंक वैसे ही 2-4 लाख नीचे, क्योंकि इस सवाल को कौन छोड़ेगा बताओ ना। ये ऐसा सवाल आया, अब बोर्ड एग्जाम वाले भी नहीं पूछते सब, 11th के स्कूल के एग्जाम वाले भी पूछना बंद कर चुके हैं इस लेवल के, सब वो भी नहीं पूछते वैसा, उनका स्टैंडर्ड भी इससे ऊपर चल। तो इतना सिंपल सवाल अगर मेंस दे रहा है और इसको आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, बाद में आके आप दलील देते सर वहां तक तो मैं पहुंचा ही नहीं, तो ये बड़ी गलत होगी। इसलिए हर सवाल आपको पढ़ना है ना। हाँ, ये सेकंडों में करने लायक है। नहीं, मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जो बेचारे पढ़ते ही नहीं है, कहते सर मैथ्स में तो बस मैं 10 ही देख पाया है। एक आध ऐसे टिपिकल किस्म के बच्चे भी हैं, 10 सवाल सर मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री तो पूरा पूरा पढ़ा, मैथ्स तो 10 ही क्वेश्चन तक पहुंचा था, टाइम ओवर हो गया। तो इस सवाल को करने का आनंद तो लिया ही नहीं आप। इसलिए परीक्षा करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, पेपर में जाइए, सवाल पूरे टाइम को 2 हिस्सों में बांटिए, 70 मिनट 110 मिनट, मैंने पहला 1.25 घंटा एक तरफ, 1.25 घंटा एक, और दनदनाते हुए पहले सवाल से शुरू कीजिए। और जिनको मैं FR लिख रहा हूँ फर्स्ट राउंड, उनको उठाते जाइए, केवल मैथ्स में नहीं। पक्षपात मेरी आदत नहीं करने की, पूरा 90 तक जाइए। फिजिक्स के अच्छे सारे उठाइए, केमिस्ट्री के, मैथ्स के भी। ये वो सवाल है जो 1 मिनट से पहले होने चाहिए और आप जिनको करने के लिए कॉन्फिडेंट। ये जरूरी नहीं कि मैं जितने कर पा रहा आप भी कर ले। एक 19-20 हो सकता है, मैं 18 कर रहा हूं तो आप हो सकता है 17 करें या 19 भी कर डालें, ठीक है ना। तो पहले राउंड में केवल अच्छे सवाल पिक करो, अपनी एक पोजीशन बनाओ। एग्जाम 30-32 सवाल अगर आपने कर लिए ना 70 मिनट में, तो आपका स्कोर पहुंच जाएगा 120-30, और अभी पूरा 2 घंटा बाकी है। उसके बाद आप ज्यादा कॉन्फिडेंस से कर। अगर शुरू में ही तुक्केबाजी, जैसे कई बार बच्चा क्या करता है, एक सवाल पढ़ा, कहा यार दूसरा तीसरे में से कोई होगा इसका ऑप्शन, तो वो दूसरे तीसरे में किसी एक पे टिक करके चल। तो ऐसे में आप कंफर्म नहीं कर पाए ना, है ना। तो ऐसे में आप जल्दी कंफर्म नहीं कर पाए। ऐसे में आप कंफर्म नहीं कर पाए कि आपको उस क्वेश्चन में मार्क्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। इसलिए जो रॉन्ग क्वेश्चन है उनको किनारे, केवल अच्छे क्वेश्चंस को पहले आप पुट, ठीक है ना। चलिए एक बार 19th में आ जाते हैं। ये तो खैर फर्स्ट राउंड लायक नहीं था, लेकिन ये फर्स्ट राउंड लायक है, इसको पढ़ते ही लग रहा है। इसको मैं लिख देता हूँ फर्स्ट राउंड। एक सेकंड, पेन में कुछ प्रॉब्लम आई, ये लीजिए। हाँ, क्या कहता है, द 20th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द प्रोग्रेशन। इस प्रोग्रेशन के एंड से 20th टर्म बताना। अब एंड से 20th टर्म बताने का मतलब समझिए। सबसे पहले देखें, इस प्रोग्रेशन का दूसरा टर्म है 19 1/4 और पहला है 20, तो इसका कॉमन डिफरेंस आ रहा है -3/4। अगले 2 टर्म का डिफरेंस निकालूंगा, 18.5 एंड 19 1/4, ये भी -3/4 है। इसका मतलब ये एक डिक्रीजिंग प्रोग्रेशन है और इसका D -3/4 है। ठीक हो गया, डिक्रीजिंग है और इसका D -3/4 है। और आपसे बोला है लास्ट से 20th टर्म बताइए। सिंपली मेरे बच्चों, लास्ट टर्म को फर्स्ट टर्म मान लो, तो फर्स्ट टर्म हो जाएगा -129 1/4, और जो कॉमन डिफरेंस माइनस में है उसको प्लस में बदल डालो, क्योंकि अगर आगे बढ़ते वक्त प्रोग्रेशन का D निगेटिव है तो उल्टा आते समय प्रोग्रेशन का D उतना ही पॉजिटिव। जैसे 10 के बाद 8 के बाद 6 आ रहा, तो हम कहते हैं ना D -2 है, तो उसी को अगर उल्टा देखोगे तो वो +2 हो जाएगा। अब सिंपली लास्ट टर्म को फर्स्ट टर्म मान लो, कॉमन डिफरेंस को 3/4 मान लो, और उल्टे 20th टर्म को निकालने के लिए सीधे वही फॉर्मूला लगा दो जो नॉर्मली लगाते हो। T20 बराबर A + 19D। 20 - 1 19 होता है, तो A का वैल्यू आ गया -129 1/4 और प्लस 19D आ गया प्लस 19 × 3/, तो ये आ गया -129 1/4 प्लस 19 57/4। अब इसको सॉल्व करने का काम आपका है। ये मेरे हिसाब से कर ही लिया होगा। -129 -1/4 प्लस 57/4 56/4, तो ये हो
गया -129 और ये हो जाएगा 56/4 यानी 14 आ गया ना, तो 14 कम करके आ गया -115 टाइप का कोई आंसर है क्या? यस। तो ये फर्स्ट राउंड लाइक क्वेश्चन है, ये एपी का क्वेश्चन है और एक सिंपल क्वेश्चन गिना, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन आने से मार्क्स बढ़ते हैं, लेकिन सबके बढ़ते हैं। चलिए 20th क्वेश्चन में आइए, एक क्वेश्चन और देखते हैं। 20th क्वेश्चन एक बार पढ़ लें अच्छे से इसको आप लोग, इसको भी पूरा कर देते हैं। क्या है क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन है इफ 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 5 sec थीटा इक्वल टू 1 है एग्जैक्टली 7 सॉल्यूशन इन दिस इंटरवल फॉर द लीस्ट वैल्यू ऑफ n नेचुरल नंबर। अच्छा, n का वैल्यू नेचुरल नंबर होगा और जितना लीस्ट हो सके उतना लीस्ट लग रही है, मतलब ज्यादा n खर्च नहीं कर। तो आपको इस सिग्मा समेशन को निकाल। अब देखिए कैसे करेंगे, उठाएंगे क्या सवाल को, ये देखिए क्या बोला है इसने पहली लाइन में, उसको दोबारा पढ़ें। इस इक्वेशन के 7 सोल्यूशन है इस तो आइए पता लगा लेते हैं पहले ये इक्वेशन है क्या चीज। 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 5 sec थीटा इक्वल टू 1 लिखा है, तो मैं tan स्क्वायर को लिख देता हूँ सेक स्क्वायर थीटा माइनस। समझ गए होंगे आप लोग कौन सी आइडेंटिटी लगाई है। अब इसको सॉल्व कर लेता हूँ, ये बन जाएगा 2 sec स्क्वायर थीटा माइनस 2 माइनस 5 sec थीटा माइनस 1 बराबर 0। तो 2 sec स्क्वायर थीटा माइनस 5 sec थीटा माइनस 3 इक्वल टू 0। अब ये बन गया 2 sec स्क्वायर थीटा माइनस 6 sec थीटा प्लस sec थीटा माइनस 3 इक्वल टू 0। 2 sec थीटा कॉमन आ गया, तो ये हो गया sec थीटा माइनस 3 और अगला भी बन गया sec थीटा माइनस 3 इक्वल टू 0। sec थीटा की दो वैल्यू आ गई, एक आ गई -½ एक 3 आ गई। ठीक है, अब सुनना ध्यान से, sec थीटा की वैल्यू -½ कभी हो ही नहीं सकती है क्योंकि -1 से +1 के बीच में कभी नहीं जाता। तो क्लियर हो गया, sec थीटा की वैल्यू 3 आई, यानी cos थीटा की वैल्यू आ गई 1/3। अब cos थीटा की वैल्यू अगर 1/3 है तो आओ क्वाड्रेंट की तरफ चलते हैं। इफ दिस इक्वेशन, एक बार और पढ़ लें, इफ दिस इक्वेशन इज एक्जैक्टली 7 सोल्यूशन इन दिस इंट। अब पहले मुझे ये पता लगाना पड़ेगा कि cos थीटा की वैल्यू 1/3 होने के लिए वो 7 आंसर क्या है। हेलो नटराजन, तो 7 वैल्यू कहां से आएंगी। देखिए cos थीटा की वैल्यू पॉजिटिव लानी, हमको पता है फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है, तो मुझे कितना घूमना पड़ा बस वो गिनिए आप, और कुछ मत। पहली वैल्यू मुझे कहां पर मिलेगी, मैं वहां से शुरू कर रहा हूं। पहली वैल्यू मिलेगी यहां पर, फिर यहां कोई वैल्यू नहीं मिलेगी, यहां नहीं मिलेगी, फिर मिलेगी मुझे अगली वैल्यू फोर्थ क्वाड्रेंट में, यानी पहली वैल्यू यहां मिलेगी, दूसरी यहां मिलेगी, गिनते जाना है। उसके बाद मैं और घूमूंगा, मुझे तीसरी वैल्यू यहाँ मिलेगी, फिर मैं पार होके यहाँ आऊंगा, चौथी वैल्यू यहाँ मिलेगी, पांचवी इधर मिलेगी और छठी वैल्यू इस क्वाड्रेंट में मिलेगी, सातवीं अंत में मुझे यहाँ मिलेगी। और राइटर ने बोला ज्यादा मत घूमना, कम से कम घूमना, ये लिखा है लीस्ट वैल्यू ऑफ n, तो बस मैं स्टॉप कर लूंगा। जैसे ही मेरी 7 वैल्यू पूरी हुई मैं स्टॉप। अब बताइए मैं कितना घूमा, मैंने कितने π/2 के राउंड मारे। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैं आया 4 बार, देखो 1 2 3 4, 4 π/2 तो ये हो गया। 3 बार यहाँ आया, 3 बार यहाँ आया और 3 बार यहाँ आया, 4 3 7 3 10 3 13, यानी 13 π/2 मुझे घूमना पड़ा। तो जो ये 0 से n π/2 दिया है बच्चों, इसकी वैल्यू हो गई 0 से 13 π/2, यानी क्लियरली n की लीस्ट वैल्यू 13 है। 13 से कम में काम नहीं चलेगा बच्चे, 13 तो n की वैल्यू रखनी पड़े। अब n की वैल्यू अगर 13 रखनी है तो n की वैल्यू 13 रख के इस समेशन को आप लोग सॉल्व कर। वैसे आसान सवाल है, बस एक बार हिंट दे देता हूँ, उसके बाद आप लोग इसको निपटाइएगा। थोड़ा मैं जगह बना लूं इसके लिए, ये लीजिए यहाँ पर करके दे देता हूँ, आप लोग इसके आगे खुद समझिएगा इसको। 13 लगा के ये सिग्मा समेशन क्या बन जाएगा। देखिए सबसे पहले राइटर ने बोला था इस इक्वेशन को सॉल्व करो, अगर इसके 7 सोल्यूशन है तो n निकालो। हमने n पता कर लिया 13 है, अब कह रहा है कि n को रख करके सिग्मा समेशन निकालो, बस यही सवाल। तो सिग्मा के बराबर आ गया 1 से लेकर 13 तक k/2 की पावर, तो k की वैल्यू धड़ाधड़ लगाते जाओ, 1/2 की पावर 1, 2/2 की पावर 2 और लास्ट होगा 13/2 की पावर 13। ठीक हो गया। अब इस समेशन को निकालने के लिए इसका नाम मैं s रख देता। और आप देख पा रहे हैं बच्चों, ये एक एपीजीपी का कॉम्बिनेशन, अर्थोमेटिको जियोमेट्रिक प्रोग्राम। अब मैंने रूल पढ़ा रखा है, मैं जानता हूं जो जीपी इसमें चल रही उसका कॉमन रेशियो हाफ है, कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करके इस जीपी को एक कदम आगे बढ़ा। कॉमन मेथड है, सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर पूरा पढ़ा चुका हूँ, 17-18 लाइव क्लासेस हैं तो वहां पर सारी मेथड सीख सकते हैं आराम से। तो s को हाफ से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या बन जाएगा, s इंटू हाफ बराबर ये पहला टर्म बन जाएगा 1/2 की पावर 1 की जगह बन जाएगा 1/2 का स्क्वायर। जो दूसरा टर्म है वो आगे बढ़ जाएगा, वो बन जाएगा 2/2 का क्यूब और लास्ट का टर्म उससे आगे बढ़ के बन जाएगा 13/2 की पावर 4 और जो पिछला टर्म होगा वो इधर आके बन जाएगा 12/2 की पावर 3। क्या किया फिर से सुन लीजिए, जो समेशन लिखा हुआ है बच्चों इसमें हाफ से मल्टीप्लाई किया तो हर टर्म अपनी जो डिनोमिनेटर 2 है उसकी एक पावर बढ़ा लेगा। तो ये टर्म यहाँ शिफ्ट हो गया, ये टर्म यहाँ शिफ्ट हो गया, ये टर्म आगे शिफ्ट हो। अब बस इसको माइनस करने दी और जो ये किया जा रहा है ये कॉमन मेथड। तो जब s से आप हाफ s घटाएंगे तो हाफ s आएगा और ये बन जाएगा 1/2 की पावर 1, 1/2 की पावर 2 से लेकर 1/2 की पावर 13 और ये जो लास्ट वाला टर्म है ये माइनस साइन के साथ बाहर निकल जाएगा बेटा। ठीक, अब इस जीपी का समेशन आप लोग कर ही सकते हैं और अंत में s की वैल्यू निकाल लें, जो s का वैल्यू आएगा वही इस सवाल का जवाब। जीपी का समेशन आप जानते ही,
ए 1 माइनस आर की पावर है अपॉन 1। एक लाइन और लिख देता हूँ, उसके बाद आप करिएगा। तो s इंटू हाफ इक्वल टू ए 1 माइनस आर की पावर n माने 13 अपॉन 1 माइनस हाफ, और आगे है माइनस 13 अपॉन 2 की पावर 14। 1 माइनस हाफ हाफ होता है, कट गए, तो हाफ एस का वैल्यू आपका आ गया 1 माइनस हाफ की पावर 13 माइनस 13 अपॉन 2 की पावर 4। और अब ये जो 2 राइट में है इसको भी लेफ्ट में ले आओ, तो इस 2 के आने के बाद s का वैल्यू आ जाएगा आपका 2 माइनस, मैं लिख देता हूँ, इसके बाद आप लोग इसको सॉल्व कर लें। मतलब 2 बाहर से लिख देता हूँ, उसको आप सॉल्व, ठीक है ना। s बराबर आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा, 2 बाहर से लिख देता हूँ, और ये 1 माइनस हाफ की पावर 13 माइनस 13 अपॉन 2 4। ये अब इसके बाद आप जैसे भी इसको सॉल्व करते हैं, कुल मिला के इसको सॉल्व करके इसका आंसर दे दें, ठीक है ना। ये आपका कौन सा क्वेश्चन कर दिया मैंने, ये है आपका 20th क्वेश्चन। ठीक, तो 20 क्वेश्चन तक आज हमने डिस्कशन कंप्लीट कर दिया है। इसको कैटेगरी अगर देने की बात की जाए तो फर्स्ट राउंड का तो नहीं मानता हूं, क्योंकि एक बार आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करके के निकालना है, एन निकाल के फिर समेशन करना है, थोड़ा टाइम लग ही जाएगा, लेकिन क्वेश्चन ठीक ठाक है, करने लायक। और ये पहला क्वेश्चन आया है जो ट्रिगोनोमेट्री और सिग्मा समेशन को मिक्स करे, ट्रिगोनोमेट्री एंड सिग्मा सम, 11th क्लास के टॉपिक, ठीक है ना। चलिए, तो 20 तक कंप्लीट हो गया, यानी ऑब्जेक्टिव राउंड पूरा हो गया। अब कल जो डिस्कशन शुरू होगा वो उन सवालों पे होगा जो इंटीजर टाइप होते हैं। इंटीजर टाइप वाले क्वेश्चन 21 से लेकर 30 तक होते हैं, और 10 में से कोई 5, ठीक है ना। चलिए, तो कल इसी टाइम पे फिर शुरू करेंगे आगे।